हेलो छात्राओं, आज हम बीटीसी के प्रीवियस ईयर 2022 के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर को हल करेंगे और समझेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर हल करेंगे वो थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर है जो मैथ से है। तो चलिए मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर को हम हल करते हैं और समझते हैं कि 2022 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। ठीक है, तो चलिए। और ये जो मैं हल करवा रहा हूँ ये जो है बीटीसी, जिसको DLED भी कहा जाता है। यह 2022 का मैथ है जो कि थर्ड सेमेस्टर का है। थर्ड सेमेस्टर का है और इन प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है कि log 3 के घाते 81 बराबर 4 का घातांकी रूप लिखो। हमको घातांकी रूप लिखना है। तो आप एक बात जान लीजिए कि हमको कभी भी किसी भी प्रकार का लॉग दे तो अगर बोलेगा कि वो घातांकी रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहली बात ये जान लीजिए कि मान लीजिए कि एक लॉग है, लॉग a के पावर b बराबर c है, इस प्रकार से दे दिया गया है। ठीक है, तो एक बात जान जाइए कि जो बराबर के इधर होता है यह चला जाता है, इसके पास चला जाता है। ठीक है, और जो है यह जो b होता है वह यहाँ पर चला जाता है। समझ में? तो चलिए इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। तब यह क्या होगा, वह होगा a के पावर c बराबर 81। इस प्रकार से होता है। हाँ, b यहाँ पर 81 लिखना था, मैं भी लिख दिया, b लिखना था 81 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है कि हमको बनाना क्या है, log 3 के घाते 81 बराबर 4 और इसको हमको क्या करना है, घातांकी रूप में लिखना है। किस में लिखना है? घातांकी के रूप लिखना है। तो घातांकी रूप अभी मैं समझाया हूँ कि जो बराबर के उस साइड होता है वो घात के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह, तो यहाँ तक सेम रहेगा। और ये 4 जो बराबर के उधर था वो 4 की यहाँ पर आ जाएगा, घात के रूप में आ जाएगा। और जो ये 81 जो घात के रूप में था वो बराबर तक चला जाएगा। यह हमारा घातांकी रूप हो गया। समझ में? इसको हम बोलते हैं घातांकी रूप। तो चलिए इसको घातांकी रूप को हम यहाँ पर देखते हैं कि घातांकी रूप क्या है। तो देखिए यहाँ पर नहीं है, ये देखिए यहाँ पर मिल गया, मतलब दूसरा विकल्प सही है। यहाँ पर एक ए रह देगा। ठीक है, तो हमको जो है इसमें से दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा विकल्प पहला का जो है दूसरा विकल्प सही दिख रहा है। समझ में कि नहीं है? कोई समस्या? जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आप उनको तुरंत जो है हल करने का प्रयास करिएगा। घातांकी रूप जब भी लिखना रहेगा तुरंत आप क्या करेंगे कि उन प्रश्नों में जो बराबर के होगा उसको घात बना देंगे, जो घात रहेगा उसको हम बराबर के उस साइड डाल देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, पहली बात यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, और कोई जो साधारण ब्याज के दर से कोई धन है, तो मतलब कि जो मूलधन है। ठीक है, जो मूलधन है, यहाँ पर लिखेंगे मूलधन है जो 5 वर्षों में कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है। तो यहाँ पर मूलधन कितना है वो मान लेता हूँ कि मूलधन x है, y है, p है। जैसे यहाँ पर मूलधन को प्रिंसिपल बोलता है तो हम p मान लेते हैं, या फिर मन करो तो आप मान लेते हैं कि यहाँ पर इसे p है। ठीक है, और मूलधन क्या है, p है। वो कितने वर्षों में दुगना हो गया है, 5 वर्षों में। समय कितना लगा, समय कितना हो गया, जो है समय कितना लगा, 5 वर्ष लगा। 5 वर्ष में क्या हो गया, वो धन क्या हो गया,
दुगुना हो गया। मतलब कि जो मिश्र धन है वो क्या हो गया, जो टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट का क्या हो गया था, दुगुना हो गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर साधारण ब्याज अगर पूछा जाए, साधारण ब्याज पूछा जाए तो क्या होगा, साधारण ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन होगा। तो हम पाएंगे कि क्या आएगा, 2p में से 1p गया तो ap बचा। मतलब साधारण ब्याज जो ब्याज बना था वह p रुपया बना था और मूलधन p था, इसलिए वह अमाउंट कितना हो गया, 2 गुना हो गया था। समझ में? तब चलिए इसके मानों को हम क्या करते हैं, रखते हैं। और जबकि हमको पता है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, समझ में आएगी नहीं है, यह होता है। अब हमको क्या करना है, इस पे जो हमको अमाउंट पता हुई है उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, रख देते हैं। अच्छा बताइए, जो साधारण ब्याज बराबर हमने क्या प्राप्त किया है, वो प्राप्त किया है p है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि p लिख दिए यहाँ पर p। और कह रहा कि मूलधन कितना था, मूलधन भी क्या था, पीवर पे था ना, p रुपये। फिर समय कितना लगा, 5 वर्ष लगा। और दर कितना था, दर हमको पता नहीं था। दर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर बताया नहीं हूँ, दर हमको जो है यहाँ पर नहीं पता है। हम इसको मान लेते हैं कि वह क्या है, इसको मैं कुछ क्या मान लेता हूँ, मान लो कि x मान लेता हूँ। ठीक है, x बराबर क्या हो गया, 100/100। समझ में है कि नहीं है? अब यहाँ पर क्या है, अब काट लेते हैं। 5 से कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। और ये p से p एक बार में कट गया। और यहाँ पर सिर्फ बचा क्या है, x बचा है और ये 20 बचा है। तो 20 से कम 20, x तो यहीं रह गया और 20 से कम 20 हो गया। मतलब 20% के दर से 5 वर्ष में वह अमाउंट बढ़ के क्या हो गया था, 2 गुना हो गया था। कितना हो गया था, 2 गुना हो गया था। समझ में आया कि नहीं है? मतलब कि हमें जो दर पता हो गई है वो दर क्या है, दर 20% है। यहाँ पर हमको दर पता हो गया है, वो दर कितना है, वह 20% है। समझ में आया कि नहीं? आगे दिया है कि तो कितने वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो वो कितना समय लगेगा कि जो वह धन है वह कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो 3 गुना पता करने के लिए यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर मैं इसको हल कर देता हूँ। ठीक है, सेम वही काम है, बाकी सब क्या है, हमारा मूलधन जो है वही है, मूलधन p है। अब हमको दर पता हो गया है, दर कितना लग रहा है, किस दर से ब्याज लग रही है, 20% के दर से ब्याज लग रहा है। समझ में ना? और समय जो है, अब की बार समय पता नहीं है, अब की समय क्वेश्चन मार्क है, समय बराबर पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे जो है मिश्र धन मतलब दोनों मिलाया हुआ, ब्याज और मूलधन मिलाया हुआ। मिश्र धन क्या है, मिश्र धन कह रहा है कि भैया 3 गुना हो जा रहा है। भाई यहाँ पर बोल दिया कितना हो गया, 3 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3p। समझ में आया कि नहीं है, 3p। उसके बाद अब इसका जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर देखते हैं क्या, साधारण ब्याज, हाँ साधारण ब्याज बराबर क्या होगा। अब एक बात बताइए, साधारण ब्याज बराबर होता है कि मूलधन को घटाया जाएगा किससे, मिश्र धन से। तो
तो मिश्र धन कितना है 3p माइनस कितना p मूलधन, तो घटाने पर क्या आएगा, साधारण ब्याज आया 2p आया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये दिख रहा है ना कैमरे में, समझ में आ रहा है? यहाँ तक 2p, मतलब हमको साधारण ब्याज भी पता हो गया। साधारण ब्याज जो है वो कितना है, वह 2p है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस सूत्र पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। समझ में आया ना? तो चलिए इस सूत्र पे रख देते हैं। तो अब रखेंगे तो क्या पाएंगे, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र पे रखते हैं। तो सूत्र पे दिया हुआ है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमें क्या पता है 2p है, साधारण ब्याज क्या है 2p है, और मूलधन क्या है p है, और दर कितना है 20% के दर से लग रहा है, और समय हमें कुछ नहीं पता है, तो समय बराबर t/100। समझ में आया? अब क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो काटेंगे क्या आएगा, एक 20 के पहाड़ा में कितनी बार में 100 आता है, 5 बार में आता है। तो 20 तो पूरा कट गया, 5 ये है, और इस p से p भी कट गया। बचा क्या, बचा हमारे पास 2 बराबर t, ऊपर क्या बचा, सिर्फ t बचा बट्टे 5। अब इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इससे गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, तो t बराबर क्या आ गया 10 वर्ष। मतलब कि 10 वर्ष में जो वह अमाउंट है वह कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? वह 10 वर्ष में वह अमाउंट क्या हो जाएगा, 3 गुना होगा। समझ में आया कि नहीं है? समझ में? चलिए प्रश्न दिया है p² x² प्लस c² x² माइनस ac² माइनस ap²। ठीक है, अब देखिए इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए एक चीज़ देखिए कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रॉपरली मिल रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2p पूरा मिल जा रहा है इस 2p से, मतलब कि यह दोनों को अगर हम एक पद में जोड़ लेकर आ जाएंगे, एक साथ लेके आ जाएंगे, तो यह पूरा कॉमन अच्छा से हो जाएगा। समझ में? तो हम यहाँ पर जब अगले पड़ाव में जब लिखेंगे तो हम लिख लेंगे कैसे, क्या x यहाँ पर लिख दिए, फिर इसको हम यहाँ पर लिया दिए, तो क्या हो गया AP²। समझ में आया ना यहाँ तक? फिर उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देंगे, क्या c² माइनस ac²। समझ में आया ना? हाँ, अब हम देख रहे हैं क्या कि सब कुछ अच्छे से कॉमन हो जाएगा। देखो यहाँ पर c² कॉमन है, यहाँ पर भी c² कॉमन है, यहाँ पर p² कॉमन है, यहाँ पर भी p² कॉमन है। तो इन दोनों पदों को हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों में हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों पद में। ठीक है, तो दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या पाएंगे कि p² अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कि x², क्योंकि ये कॉमन हुआ तो x² बचा, फिर माइनस यहाँ पर p कट गया, बचा क्या a। यहाँ तो समझ में? फिर आगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ पर बताइए c² और c² कॉमन आ गया तो c² कॉमन ले लिए, फिर बचा c² कट गया तो x² बचा ना, फिर यहाँ पर क्या है a, फिर यहाँ तक। अब ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों सेम है तो इनको दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एक साथ लिख देते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। समझ में? अब ये हमारा सवाल, ये गुणनखंड जो कहा था हल करने के लिए, हमारा गुणनखंड हल हो चुका है। समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए इसको देख लेते हैं विकल्प में क्या कौन सा विकल्प दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो यह p² c² बराबर 82, चलिए सही मिल गया। और यहाँ पर माइनस में है PC, माइनस में हो ही नहीं सकता, PC माइनस में है, मतलब ये तीनों हो ही नहीं सकता, बाकी ये हुआ था तो मिल गया। समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दिया है कि यदि a समुच्चय x अनुपात x क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है जो कि किससे छोटा होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए, जो भी समुच्चय आप बना रहे हैं। तो अब चलिए हम इतना दूर के प्रश्न को देखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें कि a बराबर समुच्चय। अब ये कह रहा है कि जो भी आप बताइएगा सम संख्या
वह पहली बात कि वो सम संख्या होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन यह है कि वह 9 से छोटी होनी चाहिए। तो सम संख्या लिखना है तो लिख देते चलते हैं 4, 6, 8। अब एक बात बताइए, 10 अगली संख्या है तो 10 9 से बड़ा है ना, तो अब हम उसको यहीं तक लिखेंगे, यहाँ से कोष्टक बंद। हमने ए जो प्रश्न में दिया था हमने ए को पूरा उतार लिया। बारी है बी की। तो बी में दिया है कि बी बराबर क्या है 7, 3, फिर 4, फिर 8, यह समुच्चय है। फिर कह रहा है कि तब b माइनस ए बराबर क्या होगा, b माइनस ए बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, समझ में है कि नहीं है? तो हमने पहले ही बता दिया है कि जब भी हम b में से a को घटाएंगे तब b में a वाली जो संख्या मिल रही है उसको हटाकर जो b में जो संख्याएं बच जाती हैं उन्हीं को हमको क्या करना है, लिखना है। समझ में आया कि नहीं है? तब यहाँ पर लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना? तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यह है b माइनस ए बराबर क्या होगा। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं कि b बराबर क्या है, हमें ये प्राप्त है। तो यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय 7, 3, 4, 8। ठीक है, माइनस क्या करना है, 2 का करना है। तो 2, 4, 6, 8 इसका समुच्चय प्राप्त करना है। यहाँ पर इसको हटाना है। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसमें बच जाएगा उसी को लिखना है, बाकी इसमें से जो नहीं बचेगा वो बचे चाहे नहीं बचे उसको ए वाले को नहीं लिखना है, इसको 8 वाले को लिखना है। समझ में आया? मतलब कि ए वाले को लिखना है। तो अब देखिए ये 2 नहीं मिला लेकिन नहीं लिखेंगे, इसको लिखवा नहीं करेंगे। 4 है, 4 मिल गया, इसको भी नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ पर नहीं मिला लेकिन इसको नहीं लिखेंगे। 8 मिल गया, मतलब कि इसमें से क्या क्या मिला है, 4 और 8 दोनों मिल गए हैं। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, नहीं लिखना है। और बच गया जो 2, 7 और 3, ये दोनों बच गए, इन्हीं दोनों को लिख देना है। ये सवाल समझ में आया कि नहीं है? चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं तो देखते हैं क्या समझ में आ रहा है ना। देखिए अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि पांचवा प्रश्न में दिया है कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त, अब क्रमशः है, एक में नहीं है, सकेंद्रीय नहीं है। मतलब कि 8 आई, देखिए बड़ा वाला है ये 5 सेंटीमीटर का है और ये छोटा तनी सा है, छोटा सा है, थोड़ा उससे छोटा है, तो वह क्या है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाला बोला है तो हमने क्या किया है, त्रिज्या वाला एक वृत्त ले लिया। कह रहा है कि केंद्र में के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, इसके केंद्र से यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ मतलब कि सिंपल सी बात है, यहाँ की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, वो 2 सेंटीमीटर होगी। समझ में है ना? तो कह रहा है तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो वृत्त को छूते हुए जा रहे हैं। तो छूते हुए कौन कौन जा सकती हैं, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये भी गया, ठीक है, ये भी देखिए छेदा गया है। तो आप मत सोचिएगा कि ये छेदा गया है। तो देखिए स्पर्श रेखा में इससे बना देता हूँ, ठीक है। देखिए ये यहाँ से छूते हुए चली गई, ठीक है, समझ में आया? और ये इसी प्रकार से यहाँ पर भी छूती चली जाएंगी। 2 से स्पर्श रेखाएं हो गई। अब देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इस प्रकार से भी हो सकती हैं। देखिए कट रहा है तो आप इसमें से छेदते हुए जा रहा है, नहीं स्पर्श होते हुए जा रहा है। फिर यहाँ से भी होती जा सकती हैं। मतलब कि इनमें कितनी रेखाएं हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं। और स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं 4 हो सकती हैं। समझ में कि नहीं है? स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं।
तो यहाँ तक सवाल समझ में आया। जिसको जो भी जहाँ पर भी किसी भी प्रकार के सवाल को समझने में समस्याएं आई हैं तो उस सवाल को तुरंत पूछिए हमसे और तुरंत मैं आपको जवाब दूंगा। आप लोग तुरंत पूछिए। देखिए ये जो प्रश्न हमने बताया ये बहुविकल्पी 2022 का पेपर था, 2022 का पेपर था और यह 3rd सेमेस्टर का था और ये मैथ से रिलेटेड है, आप तो वो हल करते हुए देख लिए हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सेक्शन बी को हल करते हैं, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं। समझ में कि नहीं है?